नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंटरीज पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं रायसेन के किले में। रायसेन किला भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। सांची के दक्षिण पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायसेन किला विंध्य पर्वत श्रृंखला के बलुआ पत्थर की चोटी पर स्थित है। किले के निर्माण के लिए सुरक्षित स्थान का चयन उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया होगा। इस पहाड़ी के पश्चिमी में बेतवा नदी, उत्तर पूर्व में डाबर नदी, दक्षिण में रिजवान नदी बहती है। किले के चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और घने जंगल हैं, जो इस किले को दुर्गम बनाते हैं। यह किला समतल से लगभग 150 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किले को लगभग 5 किलोमीटर लंबी मजबूत प्राचीर से घेरा गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तथा शत्रुओं पर तोप से प्रहार करने के लिए दीवार में 13 बुर्जियां निर्मित की गई थी। किले में प्रवेश के लिए मुख्यतः 3 द्वार हैं: चोपड़ा द्वार, दिल्ली द्वार और गाड़ी द्वार। प्रत्येक द्वार पर किले की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। यह किला लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। रायसेन किला एक विशाल ऐतिहासिक इमारत है। यह किला करीब 800 साल पुराना है। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस स्थान का नाम यहाँ के संस्थापक राय सिंह के नाम पर रखा गया है। यह स्थान आदिकाल से ही मानव की निवास स्थली रही है। इस पहाड़ी पर तथा आसपास के क्षेत्र में आदिमानव द्वारा निर्मित शैलचित्र हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रायसेन अवंती महाजनपद का एक भाग था। इस स्थल पर की गई खुदाई से लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध आबादी के प्रारंभिक अवशेषों का पता चला है। बाद में राजपूतों ने प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से किले पर कब्जा कर लिया था। किले ने 13वीं सदी से कई युद्ध और उतार चढ़ाव देखे। 1234 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने विदिशा पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को परमारों शासकों से छीनकर कब्जा कर लिया था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए इल्तुतमिश ने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर को भी नष्ट किया। 1283 ईस्वी में यह क्षेत्र खिलजी वंश के हाथ में चला गया। लगभग 1520 ईस्वी में सिल्हादी नामक एक स्थानीय सरदार ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। सिल्हादी राजपूत शासक था, जिसका विदिशा और सारंगपुर क्षेत्र पर आधिपत्य था। 1526 ईस्वी में मांडू के सुल्तान सहाबुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय ने सिल्हादी को मांडू के किले में बंद कर दिया। सिल्हादी के बाद यह किला उसके भाई लक्ष्मण सेन के कब्जे में आ गया। 1532 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस किले पर कब्जा कर लिया। 1543 ईस्वी में इसी राजपूत वंश का राजा पूरनमल शासन कर रहे थे। तब दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने 4-5 माह तक किले की घेराबंदी करने के बाद किले पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। तारीख़ फिरोज शाही में रायसेन किले की घेराबंदी का ज्वलंत एवं विस्तृत विवरण मिलता है। 1561 ईस्वी में रायसेन किला मुगल बादशाह अकबर के अधिकार में आ गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान रायसेन जिला उज्जैन सूबा में एक जिले का मुख्यालय था। मुगल शासक औरंगजेब ने किले के सामरिक महत्व को देखते हुए किले की दीवारों की मरम्मत करवाई। मुगलों के पतन के उपरांत 18वीं सदी में यह किला भोपाल रियासत के अधीन आ गया था। भोपाल रियासत के उपरांत इस किले पर आमिर खान पिंडारी ने कब्जा कर लिया था। पिंडारियों के बाद 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सन 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया। हम आ गए हैं चौपड़ा द्वार। यह सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यह 2 मंजिला प्रवेश द्वार है। इस द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत इंतजाम किए गए थे। इस द्वार के ऊपर छत पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के केंद्रीय सर्कल के एमडी खरे द्वारा 1976 में किले के अंदर खुदाई की गई थी। किले के पूर्वी हिस्से में खुदाई से संरचनात्मक गतिविधि के 3 चरणों का पता चला है, जिनमें से सबसे ऊपर का चरण 15वीं शताब्दी का है।
संरचनाएं मिट्टी के गारे में बेतरतीब मलबे से बनाई जाती थीं, दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था, फर्श पर पत्थर के स्लैब बिछाए जाते थे। कमरों के सामने चूने के कंक्रीट का फर्श और मुख्य नाली की ओर ढलान वाली छोटी नालियां बनाई गई थीं। खुदाई में मिली अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं में दो गोलाकार पत्थर, मोहम्मद बिन तुगलक के तांबे के सिक्के, तांबे और लोहे की वस्तुएं और विष्णु का एक सिर शामिल हैं। विष्णु का सिर गुप्त काल के अंत की कृति है। मिट्टी के बर्तनों में लाल बर्तन, भूरे बर्तन और काले बर्तन शामिल हैं। ये है पेमिया शिव मंदिर। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसमें मंदिर में एक गर्भगृह, एक स्तंभ युक्त मंडप, एक बड़ा आंगन और एक प्रवेश द्वार शामिल है। बरामदा चार बड़े आकार के चौकोर खंभों पर खड़ा हुआ है। बरामदे के चौखट को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों से सजाया गया है। मंदिर का गर्भगृह साधारण दीवारों वाला एक आयताकार कक्ष है। मंदिर योजना में पंचरथ है और इसमें बाहरी प्रदक्षिणा पथ भी है। दरवाजों को फूलों की आकृतियों से सजाया गया है। मुख्य द्वार के ऊपर केंद्र में भगवान गणेश की आकृति उकेरी गई है, जो इसे शिव मंदिर के रूप में दर्शाती है। मंदिर का मंडप एक आयताकार संरचना है, जिसमें 32 बड़े आकार के चौकोर खंभे हैं। इसके नीचे दो भूमिगत कक्षों वाला एक बड़ा प्रांगण भी है, जो लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। भूमिगत कक्षों में खंभों पर टिकी हुई सपाट छत हैं। आंगन में सीढ़ियों के निशान से पता चलता है कि संभवतः इसमें एक ढकी हुई छत भी थी। यह है बादल महल। इस महल में पश्चिम से एक भव्य मेहराबदार प्रवेश द्वार है। दो मंजिला संरचनाओं के अवशेष, स्तंभों वाले हॉल, प्रवेश द्वार के दोनों ओर गुंबददार छत वाली संरचनाएं और केंद्र में एक बड़ा आंगन महल की स्थापत्य भव्यता को दर्शाता है। यह एक राजसी दो मंजिला आयताकार संरचनात्मक परिसर है, जो 7 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड की संरचना गुंबददार है, जो विशेष संरचना मानी जाती है। आंगन के केंद्र में स्थित एक बड़ा हम्माम है। इस हम्माम को रानी ताल के नाम से जाना जाता है। महल की एक उत्कृष्ट विशेषता है। इसमें 124 वर्गाकार खंभे हैं, जो एक विशेष संरचना प्रदर्शित करते हैं। इसके केंद्र में एक छोटे मंडप के साथ दक्षिणी तरफ से 2 सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि रानी महल के दक्षिणी किनारे पर स्थित इमारत पर झांझरी की रानी का कब्जा था। इस सजे हुए प्रवेश द्वार वाले गलियारे से होकर महल में प्रवेश किया जा सकता है। दरवाजे के चौखटों पर ज्यामितीय और पुष्प सजावटी आकृतियां उकेरी गई हैं। यह महल योजना में आयताकार 2 मंजिला संरचनाएं, स्तंभ वाले हॉल और एक बड़ा आंगन है। यहाँ 2 गुंबद आकार की विशेष संरचनाएं देखने को मिलती हैं। यह इत्रदान है। यह संरचना अपने ध्वनि प्रभाव के लिए जानी जाती है। यह एक आयताकार संरचना है, जिसमें गुंबददार छत है और छत पर 3 लघु स्तूपियां हैं। बाह्य रूप से संरचना सरल और सादा है, जबकि दीवारों के आंतरिक भागों पर आला आकार की सजावट देखी जा सकती है। 2.5 मीटर की ऊंचाई पर आले खुदे हुए हैं। जमीन से स्तर मूल रूप से संरचना में 10 खुले स्थान थे, लेकिन निश्चित समय पर उत्तरी हिस्से के खुले हिस्से को बंद कर दिया गया है। संभवतः यह कक्ष गायन कक्ष की तरह प्रयोग किया जाता होगा। इसकी दीवारों पर बने आले इत्र की रंग बिरंगी शीशियों को रखने के लिए प्रयुक्त होते होंगे। इसके अतिरिक्त इस कक्ष को संभवतः मनोरंजन के लिए भी प्रयोग किया जाता था। कक्षा के दोनों ओर की दीवार में 2 दरवाजे हैं, जिनके मध्य एक एक आला निर्मित है। यदि इनमें से किसी एक आले में कोई व्यक्ति अत्यंत धीमे स्वर में बोले, तब भी आप दूसरे आले में से उसकी ध्वनि स्पष्ट सुन सकते हैं। आवाज के आवागमन का यह रहस्य इस कक्ष के सटीक स्थापत्य में छुपा है। इन आलों में से किसी
एक आले में जब एक व्यक्ति धीमे स्वर में बोलता है, तब ध्वनि तरंगें आले की समतल ठोस दीवार से टकराती हैं। परिणामस्वरूप ध्वनि तरंगें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित भी हो जाती हैं। इनमें से विशेष तरंगें जो कक्षा की छत की ओर परावर्तित होती है, उन्हें छत का बनाया आकार अनेक संख्या में तरंगों को एकत्र कर उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। परिणामस्वरूप यह ध्वनि पुंज छत के मध्य बिंदु से टकराता है और वहां से समकोण पर परावर्तित हो जाता है। यह परावर्तित ध्वनि तरंगे दूसरे आले की समतल दीवार के मध्य बिंदु से जा टकराती हैं और पुनः विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार अत्यंत धीमा स्वर भी यहाँ खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देता है। पीरजादा शेख सलाउद्दीन की मस्जिद परिसर की एक और महत्वपूर्ण इमारत है। 1532 ईस्वी में मांडू के शासक बहादुर शाह ने रायसेन किले पर आक्रमण किया। किले को विनाश से बचाने के लिए तत्कालीन शासक सिल्हादी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर सलाउद्दीन रख लिया। पीर के रूप में मान्यता मिलने के बाद वर्तमान दरगाह और मस्जिद का निर्माण कराया गया। तारीख़ शेरशाही में उल्लेख है कि दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी 4 माह की घेराबंदी के बाद भी जब रायसेन किले को जीत नहीं पाया, तब उसने तांबे के सिक्कों आदि को गलाकर तोपों का निर्माण करवाया, जिसके परिणामस्वरूप वह रायसेन के लिए को जीतने में सफल हुआ। तोप ढलवा लोहे से निर्मित की गई थीं। तोप के निर्माण के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का एक सांचा तैयार किया जाता था। जिस आकार की तोप बनानी होती थी, उसी आकार की मोम की परत सांचे पर चढ़ाकर उसे पुनः मिट्टी के लेप से ढक दिया जाता था। जब गर्म पिघली धातु इस सांचे में एक ओर से डाली जाती थी, परिणामस्वरूप मोम पिघलकर दूसरी ओर से छेद से बाहर निकल जाती और उसके स्थान पर डाली गई धातु तोप के आकार में ढल जाती। कई बार इन तोपों पर शासक तथा निर्माण स्थान के नाम का उल्लेख भी किया जाता था। सागर ताल के निकट की भुर्जी पर रखी किले की सबसे बड़ी तोप का नाम गर्भ गिरावन था। यहाँ से प्राप्त एक तोप पर उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह तो भोपाल के नवाब फैज बहादुर के काल में सन 1763-64 में भोपाल में निर्मित की गई थी। इसे बारादरी कहा जाता है। बारादरी में वर्षा के जल को संग्रहित कर वर्ष भर पुनः प्रयोग किया जाता है। वर्षा का जल इस भवन की छत से एक नाली के माध्यम से फर्श पर स्थित मुहाने तक गिराया जाता है। यहाँ से अपनी एक नाली में से बहते हुए भूमिगत टंकी में एकत्र हो जाता है। स्थानीय लोग इस जल को पवित्र मानकर इसका उपयोग करते हैं। वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया से उनकी उत्कृष्ट जल प्रबंधन प्रणाली की झलक देखने को मिलती है। यह मोतिया ताल है। संभवत यह तालाब राज परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा होगा। सीढ़ी युक्त वर्गाकार यह तालाब लगभग 100 फीट लंबा एवं 80 फीट गहरा है। पेमिया मंदिर के निकट स्थित मदागन ताल किले का सबसे विशाल तालाब है, जो हमेशा पानी से भरा रहता है। किले के उत्तरी भाग में एक अन्य विशाल तालाब मलंग ताल था, जो अब सूख चुका है। किले के ऊपर से रायसेन शहर हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।